नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। मैं हूं कवीन सचान और हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तोमर जी, आपके पास क्योंकि 3 महत्वपूर्ण विभाग ग्रामीण विकास है, स्वच्छता है और पेयजल। मैं सबसे पहले पानी की बात करूं क्योंकि गर्मी के सीज़न में देश के कई इलाकों में पीने के पानी का संकट खड़ा होता है। हालांकि मामला राज्यों के अधीन आता है, लेकिन आप लोग यानी कि केंद्र की सरकार उनके साथ समन्वय के जरिए उस दिशा में आगे बढ़ती है। किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक बात आपकी ओर से कही गई थी कि 2022 तक करीब 80% जो जनता है या इलाके हैं ग्रामीण, वहाँ पर पाइपलाइन या फिर स्वच्छ पानी उनको पीने का मिलेगा। देश में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, यह भारत सरकार की प्राथमिकता है। पिछले दिनों जब रणनीति बनी थी तो यह तय हुआ था कि 2022 तक हर घर को पाइप वाटर मिले, यह कोशिश की जाएगी। मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक 53% लोगों को पाइप वाटर मिल रहा है। इसके आगे यह लक्ष्य प्राप्त हो, यद्यपि यह कठिन भी है क्योंकि पानी की उपलब्धता भी एक बड़ा विषय होती है। फिर सतही जल से पानी को लाना, इसमें भी बड़ा समय लगता है और पैसा भी इसमें बड़ी मात्रा में लगता है। लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनको इस दृष्टि से सहायता कर रही है। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम ग्रामीण के अंतर्गत हम राज्यों को सहायता उपलब्ध कराते हैं और उस सहायता से राज्य कुछ कुछ काम करते हैं। अभी हम लोगों ने कोशिश की है कि पुरानी जितनी योजनाएं चल रही थी वो पूरी ही नहीं होती थी, क्योंकि हर बार लोग नई योजनाएं भी ले लेते थे तो पैसे की सीमा है, तो वो एक योजना को पूरा करने में लगाओ या 10 को चालू करने में लगाओ। इसलिए हम लोगों ने राज्यों को आग्रह किया है कि प्राथमिकता पर आप जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनको पूरा कीजिए, और जहां आवश्यक है, कहीं पानी की गुणवत्ता ख़राब है तो वहाँ कुछ नई योजना लीजिए। आदर्श ग्राम है, उसमें कोई नई योजना लीजिए। ऐसा करके कोशिश हो रही है और राज्यों को लगातार हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि वो अपने स्तर पर भी योजनाएं बनाएं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस मामले में राजस्थान ने कुछ काम किया है, मध्य प्रदेश ने हुडको के सहयोग से काम किया है, तेलंगाना राज्य का बड़ा संकल्प है। भागीरथी मिशन के माध्यम से वो लोग अगले कार्यकाल तक हर घर को पाइप वाटर उपलब्ध कराना चाहते हैं। जब राज्य सरकार इस प्रकार के इनिशिएटिव लेते हैं तो वित्तीय संस्थान उनको मदद करें। इस मामले में केंद्र राज्यों की मदद करता है और मुझे लगता है कि इस दिशा में काम काफ़ी ठीक चल रहा है, लेकिन और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, रफ्तार देने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये उठता है तोमर साहब कि करीब जो आंकड़े हैं 66,600 से ज़्यादा इलाके हैं जहां पर जो पानी हो दूषित पानी मिल रहा है। जो बड़ा एक मैं कहूँ कि संकट है, उसको लेकर राज्य और केंद्र मिलकर इस दिशा में क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी आबादी है जो उस दूषित पानी के ज़रिए हज़ारों बीमारियां उनको हो रही हैं और परेशानियां उनके सामने खड़ी होती हैं। 66,663 के आसपास देश भर में बसाहटें हैं जहां पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम ग्रामीण जो है, उसके अंतर्गत जो हम राशि मुहैया कराते हैं उसमें 5% इस बात के लिए रखते हैं कि राज्य पानी की गुणवत्ता सुधारने पर उसे खर्च करें, और 3% इसलिए रखते हैं कि मॉनिटरिंग के लिए खर्च करें। लेकिन ये भी नाकाफ़ी है, और यह बात जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आई तो प्रधानमंत्री जी ने इसे गंभीरता से लिया। प्रमुख रूप से पानी की गुणवत्ता दूषित होने में अनेक कई कारण हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जहां बसाहटें आर्सेनिक से प्रभावित हैं या फ्लोराइड से प्रभावित हैं, वहाँ मानवता को बड़ा संकट है।
आर्सेनिक जिस क्षेत्र में है वहाँ लोगों को इसके कारण कैंसर तक हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और जहाँ फ्लोराइड ज़्यादा है वहाँ किसी का दांत उखड़ जाता है, हड्डियाँ हैं, विकलांगता हो जाती है और अपंगता हो जाती है। तो आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्राथमिकता के स्तर पर हम निपटें और राज्यों को हम मदद करें, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन यह नया कार्यक्रम तैयार किया है। यह कार्यक्रम में 25,000 करोड़ रुपया लगभग लगेगा और 2021 तक हमारी कोशिश है कि आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित बसावट हैं उनमें स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो। सबसे अधिक लाभ इसमें 2 राज्यों को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक प्रभावित लोग सबसे ज़्यादा हैं, राजस्थान में फ्लोराइड प्रभावित लोग सबसे ज़्यादा हैं। ये 2 राज्यों में बड़ी समस्या है और कुछ कुछ पॉकेट्स अनेक राज्यों में हैं। पर एक संकट ये भी होता है कि पानी की गुणवत्ता जो स्थानीय लोग हैं वो नहीं चेक कर पा रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलता कई बार कि इसमें क्या कमी है या अधिकता है, जिसके चलते भी बड़ी दिक्कत है। नहीं, मैं समझता हूँ कि कहीं लापरवाही होती होगी तो अलग बात है। बाकी राष्ट्रीय पेयजल ग्रामीण कार्यक्रम के अधीन यह सब व्यवस्था है कि वो लोग उस पानी की जांच कर सकते हैं। अगर ख़राब पानी है तो उसका उपयोग ना करें, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक मतलब आपका नेशनल लेबोरेटरी है, स्टेट लेबोरेटरीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरीज़ हैं, विकास खंडों में भी पानी के जांच की व्यवस्था है, चलित व्यवस्था भी है जो बीच बीच में मोबाइल वेन पर भी जांच होती रहती है। ये कोशिश तो होती है और बड़ी संख्या में नमूने लिए जाते हैं, लोगों को हिदायत दी जाती है, उस क्षेत्र में ऐलान किया जाता है, वॉल राइटिंग की जाती है कि दूषित पानी का उपयोग न करें। अवेयरनेस के अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जी। इसके अलावा दूसरा जो विभाग एक है आपके साथ है जिनको लेकर प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और पहले दिन से, वो है स्वच्छता को लेकर। और बड़ा एक चैलेंज आपके सामने इसको लेकर है। ग्रामीण इलाकों में और शहरों में जो बस्तियां हैं, मैं कहूँ कि शहरों के बाहर के इलाकों में या कुछ अंदर के भी इलाकों में जहाँ पर जो बस्तियां छोटी बनी हुई हैं, वहाँ पर किस तरीके से अब आगे बढ़ पा रहे हैं, क्या चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं? 2 अक्टूबर 14 को प्रधानमंत्री जी ने 2 मिशन, स्वच्छता मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ऐसे 2 मिशन की घोषणा की थी। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के विषय को प्राथमिकता पर लिया, तो उसके कारण आज यह विषय पूरे देश की प्राथमिकता पर है। और मैं ये मानता हूँ कि स्वच्छता अब आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर गया है। अब इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, यह आम व्यक्ति का विषय बन जाए। इस दिशा में प्रयत्न देश भर में चल रहे हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, देश की समाज सेवी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी मिलकर देश भर में स्वच्छता के लिए कार्यक्रम कर रही हैं। उसके कारण स्वच्छता के लिए बड़ी जागरूकता खड़ी हुई है और सभी लोग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रयत्नशील हैं। अभी पिछले दिनों आपको ध्यान होगा 2014 में जब हम लोग आए थे सरकार में, उस समय देश में स्वच्छता का प्रतिशत 41% था और आज स्वच्छता 63% है। देश में 1,88,000 से अधिक ग्राम पूरा ODF अपने को घोषित कर चुके हैं। 3 राज्य सिक्किम, हिमाचल और केरला, इन्होंने अपने आप को ODF घोषित किया है और अब सभी राज्यों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि वो जल्दी से जल्दी अपने राज्य को कैसे ODF करें, जिला अपने को ODF कैसे घोषित करें। इस दृष्टि से बहुत सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्न चल रहे हैं और उनका प्रतिसाद भी, परिणाम भी हम लोगों के सामने आने वाला है। और हम एक दिन देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी की इस प्राथमिकता को, प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल ये वाला 19 वाला पूरा होते होते
हम इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि स्वच्छता को लेकर विपक्ष का एक गंभीर आरोप है आप लोगों पर। कहते हैं कि काम राज्य कर रहे हैं, पब्लिक कर रही है, जनता खुद जुटी हुई है और क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं। देखिए, प्रतिपक्ष की जो न तो नीति ठीक है न नीयत ठीक है, इसी वजह से वो इस स्वच्छता के विषय को अभी तक प्राथमिकता पर नहीं ले पाए। हम जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व भी महात्मा गांधी का बहुत आग्रह था स्वच्छता के लिए, और कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई तो महात्मा गांधी के विचारों वाली सरकार कहलाई। लेकिन महात्मा गांधी के अगर एक विचार को वो स्वीकार कर लेते और उस पर बल देते तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वच्छता के विषय को प्राथमिकता के पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरे बड़े देश में किसी भी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत होती है। यह विषय किसी के क्रेडिट का विषय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि ये उनका विषय है, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसका क्रेडिट उन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगा कि अगर भारत को आने वाले कल में विकसित राष्ट्रों में शुमार करना है तो देश के 50% लोगों के घर में शौचालय नहीं होगा तो ये देश डेवलप कंट्री कैसे बनेगा। तो हमारी छोटी छोटी जो कमी है उसको हमें पूरा करना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने जब इसको प्राथमिकता पर ले लिया तो देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया। इसलिए कांग्रेस को इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, अपनी कमजोरियों का आत्मलोकन उन्हें करना चाहिए। जब कभी जनता उनको अवसर दे तो उसका उपयोग करना चाहिए। चलिए तोमर साहब, यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी ग्रामीण विकास की। उस इलाके के लिए सरकार क्या कर रही है, किस तरीके की नई योजनाएं हैं, और योजनाओं में आगे बढ़ाने को लेकर क्या दिक्कतें या फिर किस तरीके की सहूलियत या क्या बदलाव नई सरकार कर रही है। ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं तर्कश और हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। सर, ग्रामीण विकास एक बहुत ही वृहद इलाका है और मैं कहूँ कि देश की रीढ़ भी है। उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और 2017-18 के बजट को देख रहा था जिसमें 10,05,447 करोड़ रुपए के आसपास का जो एलोकेशन है वो किया गया है। क्या है सपना ग्रामीण विकास को लेकर आपका और आपकी सरकार का? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्र में विकास की एक तौर से बैकबोन है। मुझे इस बात का गर्व है और प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ग्रामीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे भी प्रकट होता है कि पिछले दिनों फाइनेंस कमीशन की जो राशि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को जाती थी वह 5 वर्ष में 30,000 करोड़ रुपया होती थी। मोदी जी चाहते हैं कि गांव का विकास हो, गांव आगे बढ़े तो देश को आगे बढ़ने में गांव की मदद हो, और इसलिए 14 फाइनेंस कमीशन में जब गांव के विकास की राशि का सवाल आया तो यह राशि 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,292 करोड़ रुपया हो गई, और अब पंचायतों को बड़ी राशि सीधे विकास के लिए दी जा रही है। इससे पंचायत मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकेगी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर सकेगी। दूसरा, ग्रामीण विकास विभाग ने अभी एक नई योजना आरंभ की है। हम लोग प्रतिपक्ष में थे तो हमेशा सरकार से मांग करते रहते थे कि भाई आपकी जो आवास योजना है, एक तो यह अपर्याप्त है और इसमें पैसा भी अपर्याप्त है। जो राशि आप दे रहे हैं उससे पैसा नहीं और मकान नहीं बन सकता, और जो संख्या आपकी है उससे आने वाले 100 सालों में भी आवासहीनों को आवास नहीं मिल पाएगा। तो कोई ना कोई एक डेडलाइन तय करना चाहिए कि भाई अमुक दिन तक हम हर आवासहीन व्यक्ति को आवास उपलब्ध करा देंगे। लेकिन उस समय तो हम लोगों की बात तत्कालीन सरकार ने कभी सुनी नहीं,
लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि नई सरकार जब मोदी जी के नेतृत्व में गठित हुई तो तय हुआ कि हम नई योजना प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च करेंगे और इस योजना में 2022 तक हर व्यक्ति को घर उपलब्ध कराएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और 2019 तक 1 करोड़ लोगों को घर उपलब्ध कराएंगे, जिसका काम प्रारंभ हो गया है। अब यह प्रधानमंत्री आवास पहले जैसा आवास नहीं है। मैं ये समझना चाह रहा था कि पहले भी एक स्कीम थी और आपकी इस नई योजना में क्या फ़र्क है? पहले की योजना तो थी और योजना चलती भी थी, कागज़ों में उसकी उपलब्धि भी नज़र आती थी, लेकिन उस योजना के अंतर्गत कोई भी क्षेत्र आपको हिंदुस्तान में नहीं दिखेगा कि यह अमुक मकान उस योजना के अंतर्गत बना हुआ दिखेगा। लेकिन अभी अगर आप हिंदुस्तान के गांव में भ्रमण करेंगे तो आपको जगह जगह प्रधानमंत्री आवास बनता हुआ दिखाई देगा। इसका कारण है कि हम लोगों ने एक तो आवास के आकार को बढ़ाया। पहले 20 मीटर में आवास बनता था, अब उसको बढ़ाकर हमने 25 मीटर किया। दूसरा, राशि को काफ़ी बढ़ाया। अब आवास योजना के अंतर्गत एक हितग्राही को हम 1,20,000 रुपया उपलब्ध करा रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी के माध्यम से वो स्वयं मजदूरी कर ले तो 18,000 रुपया उसको मजदूरी का मिलेगा और 12,000 रुपया स्वच्छता से दे रहे हैं, जिससे उस मकान में शौचालय भी हो। तो ऐसे कुल मिला के एक हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सुसज्जित आवास के लिए 1.5 लाख रुपए प्राप्त होंगे और 1.5 लाख से बनने वाला यह मकान, इसमें एक कमरा भी होगा, इसमें बरामदा भी होगा, इसमें रसोई भी होगी, इसमें शौचालय भी होगा और इसी आधार को लेकर उज्ज्वला योजना के माध्यम से निःशुल्क रसोई गैस भी इनको मिलेगी। इसी आर्थिक सामाजिक जनगणना के आधार पर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन भी इस मकान में मिलेगा। कुल मिला के यह मकान एक तौर से ऐसा मकान होगा जिस मकान की कल्पना कभी उस आवासहीन गरीब आदमी ने नहीं की थी और इस मकान को ठीक प्रकार से गुणवत्तापूर्वक यह बन जाए और टिकाऊ हो, सुंदर हो और सबको मन को अच्छा लगने वाला हो। इस दृष्टि से हमने 2 काम और किए। एक तो IIT दिल्ली और UNDP और 18 राज्यों के साथ मिलकर कहाँ कैसे 1.5 लाख में मकान बन सकता है, इसके पूरे स्पेसिफिकेशन तैयार किए, चित्र तैयार किए। जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ कैसा मकान बनना चाहिए, जहाँ अधिक बरसात होती रहती है वहाँ कैसा मकान बनना चाहिए, मैदानी इलाके में कैसा बनना चाहिए, पहाड़ी इलाके में कैसा बनना चाहिए। कॉमन फॉर्मूला नहीं होगा। हाँ, परिस्थितियों के नहीं, हिसाब से हम लोगों ने वो पूरा एक्सरसाइज करके दे दिया है कि आपके क्षेत्र के दृष्टि से ये प्रकृति का मकान बनाओगे तो टिकाऊ होगा। इस मकान में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि वो आयरन का उपयोग करें, सरिया होगा तो मकान की मजबूती होगी और इसलिए यह योजना निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत है और क्रांतिकारी है और मैं समझता हूँ आने वाले कल में यह गांव के क्षेत्र को बदलने में कामयाब होगी। लेकिन इस योजना में पहले तोमर साहब करप्शन बहुत था। मुझे याद पड़ता है गाँव में कागज़ों पर मकान तैयार होते थे, वो कमीशन ब्लॉक लेवल के ऑफिसर से लेकर और प्रधान से होते हुए कई लोगों तक बढ़ता था और मकान कागज़ों पर तो होता था लेकिन हकीकत में नहीं। इस करप्शन की कड़ी को कैसे आप तोड़ पा रहे हैं? मैं समझता हूँ वैसे प्रधानमंत्री जी की दृढ़ संकल्पना के कारण पूरे देश में करप्शन पर नियंत्रण आया है। जहाँ तक केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं उन योजनाओं में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से मूव कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि करप्शन से निजात हमारी योजनाओं में मिले। जैसे उदाहरणार्थ आप देखेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आज मनरेगा में भी 95% मज़दूर को हम DBT से पेमेंट कर रहे हैं और अब DBT से पेमेंट हो रहा है तो मज़दूर के अकाउंट में ही जा रहा है, उसमें तो कोई अमानत में खयानत नहीं हो सकती। 5% क्षेत्र ऐसा है जो नेक्सलाइज क्षेत्र है या एकदम दुर्गम है जहाँ बैंक की स्थितियाँ नहीं हैं, वहाँ मजबूरी में नगद देना पड़ रहा है, लेकिन 95% मनरेगा में DBT लागू हो गया।
इसी प्रकार से जैसे आवास योजना है, आवास योजना में कोई भी गड़बड़ ना हो, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक तो आर्थिक सामाजिक जनगणना को आधार मानकर इस योजना को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आर्थिक सामाजिक जो जनगणना 2011 है, उसमें हमारी प्राथमिकता है कि सबसे गरीब आदमी को ये मकान पहले मिले। इसमें जाति का, धर्म का, मजहब का कोई बंधन नहीं है, लेकिन जो सबसे गरीब आदमी है उसको पहले, उसके बाद जो दूसरा गरीब आदमी है उसको उसके बाद। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि जो एक व्यक्ति एक कच्चे कमरे और कच्ची छत में रह रहा है उसको, या 2 कमरे और कच्ची छत में निवास कर रहा है उसको, ये मकान प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। और यह बहुत अच्छी प्रक्रिया है। एक व्यक्ति ऐसा है जो भीख मांग के ही गुजारा कर रहा है, इस टाइप के जो लोग होंगे वो प्राथमिकता पर आएंगे। तो आर्थिक सामाजिक जनगणना में पूरा दिया हुआ है कि मेरे गांव में ये 800 परिवार हैं, 800 परिवार की स्थिति क्या है। यानी लिस्ट में कोई हेराफेरी नहीं हो सकती। हाँ, उसमें लिस्ट में कोई हेराफेरी नहीं हो सकती। उस लिस्ट में जो कच्चे मकान में रह रहा है वही इसमें आएगा, वही ग्राम सभा से अप्रूव होगा। दूसरा, हम लोगों ने ये तय किया है कि जिस व्यक्ति को आवास आवंटन किया जा रहा है वह व्यक्ति आज कहाँ रह रहा है, तो उस व्यक्ति को बिठाल के उसके वर्तमान मकान का फ़ोटो खींचो और फ़ोटो हमारे आवास ऐप पर लोड करो। उसके बाद आप उसको पैसा ट्रांसफ़र करो। पैसा भी उसके अकाउंट में दिया जा रहा है। इसलिए अब इसमें बेईमानी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति को मकान दिया जा रहा है वह व्यक्ति कहाँ रह रहा है। तो आज की स्थिति है, 5 साल बाद भी अगर कोई शिकायत करेगा तो उस शिकायत पर कार्रवाई हो जाएगी और मुझे लगता है किसी की भी बेईमानी सामने आ जाएगी। और अब मैं बात करता हूँ ग्रामीण इलाकों में सड़कों का। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो दूसरी योजनाएं हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा पहले की जो सड़कें बनती थी उनकी गुणवत्ता बड़ी ख़राब होती थी और बहुत सारे इलाके ऐसे थे जो कि संपर्क मार्ग जहाँ पर नहीं थे। उस दिशा में आपकी सरकार और आपका विभाग किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की बड़ी आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को लंबे समय तक सरकारों ने पता नहीं स्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया तो उस पर वो आगे नहीं बढ़े। लेकिन जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया कि प्रत्येक गांव को डामरीकृत सड़क से जोड़ना चाहिए और उसके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई गई। और वाजपेयी जी ने यह 2002 में अनाउंस की थी, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और कोशिश थी कि 2007-8 तक देश के लाखों गांव जो सड़क से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। उस पर काम भी प्रारंभ हुआ और काफ़ी अच्छी गुणवत्ता रहे। इस दृष्टि से जो प्रावधान किए जाने चाहिए थे वो प्रावधान भी किए। जिन राज्यों में वर्क कल्चर नहीं था वहाँ वो कामयाबी नहीं मिली। जिन राज्यों में वर्क कल्चर था उन राज्यों ने तेज़ी से उस मामले में प्रगति की। और मुझे कहते हुए दुख है कि अगर वाजपेयी जी की गवर्नमेंट दोबारा से 2004 में लौट आती तो शायद जो लक्ष्य उन्होंने तय किया था 2007-8 का वो पूरा हो जाता। लेकिन बाद में यूपीए सरकार आ गई और फिर यूपीए सरकार ने उस पर जितना ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया। परिणाम स्वरूप 2017 में आज हम बैठे हैं। फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ पीएमजीएसवाई का सिर्फ 4 राज्यों ने पूरा किया है। उसमें पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है और कर्नाटक है। बाकी क्षेत्रों में फर्स्ट फेज़ पूरा हुआ है, सेकंड फेज़ अनेक स्थानों पर चल रहा है और अभी हम लोगों ने बल दिया है और हमारी कोशिश है कि 2019 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से देश के जो बचे हुए गांव हैं उनको जोड़ने का पूरा काम करें। सुमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण भारत की तस्वीर आपकी योजनाओं के ज़रिए बदलेगी और जो एक आखिरी शख्स है जिसकी ज़रूरतें हैं वो सरकार पूरी करने में आगे भी कदम बढ़ाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो तर्कश के आज के हमारे खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।